पहली बार यदि आप हमारे YouTube चैनल से जुड़े तो इसको सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। चौथा पार्ट है पत्रकारीय लेखन के विभिन्न रूप और लेखन प्रक्रिया। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि उल्टा पिरामिड शैली के कितने भाग होते हैं, नाम लिखकर समझाइए। उल्टा पिरामिड शैली में समाचार कैसे लिखे जाते हैं समझाइए। पत्रकारीय लेखन में समाचार कैसे लिखा जाता है। सारे प्रश्न एक जैसे ही हैं, उत्तर हमें क्या लिखना। पत्रकारीय लेखन में समाचार लिखने की सबसे लोकप्रिय, उपयोगी और बुनियादी शैली उल्टा पिरामिड शैली है। इसके 3 भाग है, इंट्रो, मुखड़ा, बॉडी, समापन। इसमें क्लाइमेक्स बिल्कुल आखिर में नहीं होता है। किसी भी घटना, समस्या या विचार के सबसे महत्वपूर्ण तथ्य या सूचना को सबसे ऊपर इससे इंट्रो में लिखा जाता है। इंट्रो में प्रारंभिक 4 ककारों क्या, कब, कौन, कहाँ के द्वारा समस्त तथ्यों का समावेश किया जाता है। इंट्रो के बाद बॉडी और समापन वाले भाग में शेष 2 ककार क्यों और कैसे के द्वारा कम महत्वपूर्ण सूचना या तथ्यों की जानकारी दी जाती है। इंट्रो में प्रयुक्त 4 ककार सूचनात्मक होते हैं, जबकि बाद के 2 ककार होते हैं वो विवरणात्मक, व्याख्यात्मक और विश्लेषणात्मक होते हैं। स्तंभ लेखन से क्या आशय है। स्तंभ लेखन एक प्रकार का विचारपरक लेखन है जिसमें किसी संवेदनशील विषय पर किसी लेखक द्वारा विशिष्ट शैली में गहराई से विचार व्यक्त किए जाते हैं। किसी भी लेखक की लोकप्रियता को देखकर समाचार पत्र उन्हें अपने पत्र में नियमित स्तंभ लेखन की जानकारी, जिम्मेदारी दे सकता है। स्तंभ का विषय चुनने और उसमें विचार व्यक्त करने की लेखक को पूरी स्वतंत्रता होती है। स्तंभ में लेखक के विचार अभिव्यक्त होते हैं। आपको ध्यान होगा अपने अंतराल पुस्तक में जो तीसरा पार्ट है, अपना मालवा खाओ उजाड़ू सभ्यता, ये आपको पता है कि जनसत्ता में प्रभाष जोशी का एक स्तंभ लेख छपता था। क्या नाम था उसका? कागद कार्य। तो वो भी क्या था? स्तंभ लेख है। समाचार लेखन के कितने ककार हैं, नाम लिखकर समझाइए। समाचार लेखन के 6 ककार कौन कौन से समझाइए। समाचार लिखते हुए 6 ककारों कौन, कहाँ, कब, क्यों, कैसे का ध्यान रखना चाहिए। यानी 6 बातों का, 6 प्रश्नों का जवाब देने की कोशिश की जाती है। वो 6 ककार है। और ककार इसलिए कि सब क वर्ण से चालू रहे। यहाँ देखेंगे, देखिए सब क वर्ण से चालू हो रहे हैं। समाचार लेखन के सबसे ऊपरी हिस्से अर्थात इंट्रो में प्रारंभिक 4 ककारों क्या, कब, कौन, कहाँ के द्वारा समस्त तथ्यों का समावेश होता है। 2 ककार क्यों, कैसे का प्रयोग बॉडी में समापन से पहले होता है। इंट्रो में प्रयुक्त 4 ककार सूचनात्मक होते हैं, जबकि बाद में प्रयुक्त 2 ककार विवरणात्मक, व्याख्यात्मक और विश्लेषणात्मक होते हैं। पत्रकारीय लेखन किसे कहते हैं? अखबार या अन्य समाचार माध्यमों में काम करने वाले पत्रकार अपने पाठकों, दर्शकों और श्रोताओं तक सूचनाएं पहुंचाने के लिए लेखन के विभिन्न रूपों जैसे संपादकीय, समाचार और फीचर का इस्तेमाल करते हैं। इसे ही पत्रकारीय लेखन कहते हैं। फीचर की परिभाषा लिखकर बताइए कि फीचर समाचार से अलग कैसे है, या दोनों के बीच अंतर लिखिए। सुव्यवस्थित, सृजनात्मक और आत्मनिष्ठ लेखन फीचर कहलाता है। फीचर और समाचार में मुख्य अंतर यह है कि समाचार लेखन में रिपोर्टर अपने विचार नहीं डाल सकता, जबकि फीचर लेखन में लेखक के पास अपनी राय व्यक्त करने और अपनी भावनाएं जाहिर करने का अवसर होता है। वह अपने विचार फीचर लेखन में डाल सकता है। समाचार लेखन में वस्तुनिष्ठता और तथ्यों की शुद्धता पर बल दिया जाता है, जबकि फीचर लेखन में कल्पना का भी मिश्रण किया जा सकता है। समाचार लेखन में उल्टा पिरामिड शैली का प्रयोग किया जाता है, जबकि फीचर लेखन की कोई शैली तय नहीं है, किसी भी शैली में ये लिखा जा सकता है। फीचर लेखन की भाषा सरल, सहज, रूपात्मक, आकर्षक, मन को छूने वाली होती है, जबकि समाचारों की भाषा सपाट, बयानी वाली होती है। समाचार लेखन में शब्दों की सीमा तय होती है, जबकि फीचर में कोई सीमा इसकी तय नहीं होती। समाचार लेखन और फीचर लेखन शैली को संक्षेप में लिखिए। पत्रकारीय लेखन में समाचार लिखने की सबसे लोकप्रिय, उपयोगी और बुनियादी शैली उल्टा पिरामिड शैली है। किसी भी घटना, समस्या, विचार के सबसे महत्वपूर्ण तथ्य, सूचना को सबसे पहले इंट्रो में लिखा जाता है। कम महत्वपूर्ण बात को बॉडी और समापन में लिखा जाता है। इसमें क्लाइमेक्स बिल्कुल आखिर में न आकर के सबसे पहले ही आ जाता है। फीचर लेखन की कोई शैली तय नहीं है, किसी भी शैली से प्रारंभ किया जा सकता है। इसकी शैली बहुत हद तक कथात्मक शैली की तरह होती है, जिसमें क्लाइमेक्स सबसे आखिर में आता है। फीचर लेखन की भाषा सरल, रूपात्मक, आकर्षक और मन को छूने वाली होती है। साक्षात्कार इंटरव्यू के बारे में बताना, क्या बातें ध्यान रखनी है। एक पत्रकार जब किसी अन्य व्यक्ति से तथ्य, उसकी राय और भावनाएं जानने के लिए सवाल पूछता है तो उसे साक्षात्कार कहते हैं। एक अच्छे साक्षात्कार के लिए आप में अच्छा ज्ञान होने के साथ साथ संवेदनशीलता, कूटनीति, धैर्य, साहस जैसे गुण भी होने चाहिए। आप जिस विषय पर और जिस व्यक्ति से साक्षात्कार लेने जा रहे हैं उनके बारे में आपके पास पर्याप्त जानकारी होनी चाहिए। इसके अलावा बातें निकलवाने की कला होनी चाहिए, वाकपटुता होनी चाहिए, भाषा पर अधिकार होना चाहिए, नम्रता का गुण होना चाहिए,
सुनने का धैर्य होना चाहिए, व्यवहार कुशलता होनी चाहिए। साक्षात्कार को यदि रिकॉर्ड करना संभव न हो तो उसे नोट्स के रूप में लिख लेना चाहिए। साक्षात्कारकर्ता को अपनी बात सीधी एवं स्पष्ट शब्दों में करनी चाहिए और विषय पर केंद्रित होना चाहिए। पूरा साक्षात्कार विषय से भटकना नहीं चाहिए। विचारपरक लेखन क्या है? अखबारों में समाचार और फीचर के अलावा संपादकीय लेखन, लेख, स्तंभ लेख, टिप्पणियां आदि भी प्रकाशित होती है। ये सब विचारपरक लेखन के अंतर्गत आती है। इससे अखबार की छवि बनती है। समाचार लेखन में इंट्रो से क्या आशय है? लेखन की जो उल्टा पिरामिड शैली, इंट्रो प्रारंभिक महत्वपूर्ण भाग है। इसमें समाचार का समस्त सूचनात्मक भाग निहित होता है। इंट्रो के बाद का भाग तो मात्र विस्तार के लिए होता है। अतः इंट्रो जो है वो प्रभाव उत्पन्न करने वाला होना चाहिए। इंट्रो में प्रयुक्त 4 ककारों क्या, कब, कौन, कहाँ के द्वारा समस्त तथ्यों का समावेश होना चाहिए। भाषा सहज और प्रभावशाली होनी चाहिए। अच्छे लेखन के लिए ध्यान रखने योग्य बातें कौन कौन सी है? छोटे वाक्य होने चाहिए, सरल वाक्य होने चाहिए, आम बोलचाल की भाषा का प्रयोग करना चाहिए, मुहावरों, लोकोक्तियों का प्रयोग करना चाहिए। अच्छा लिखने के लिए जरूरी है कि अच्छा पढ़ना चाहिए। जाने माने लेखकों की किताबें पढ़नी चाहिए। और आपको लिखने का उद्देश्य है भावनाएं, विचारों और तथ्यों को व्यक्त करना, किसी दूसरे को प्रभावित करना नहीं है। लेखक में तथ्यों को जुटाने और किसी विषय पर बारीकी से विचार करने का धैर्य होना चाहिए। और भाषा को प्रभावी बनाने के लिए गैर जरूरी विशेषणों, जार्गन्स और क्लिशे का प्रयोग नहीं करना। क्लिष्ट हो जाती है भाषा इससे। एक अच्छे और सफल साक्षात्कार के लिए क्या आवश्यक है? इसके लिए देखिए आप कौन कौन से गुण होने चाहिए। संवेदनशीलता, कूटनीति, धैर्य, साहस जैसे गुण होने चाहिए। ये ऊपर आ चुका, वैसा का वैसा ही है। फीचर लिखते समय किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए कि फीचर सजीव बनाने के लिए उस विषय से जुड़े लोगों यानी पात्रों की मौजूदगी जरूरी है। पात्रों के माध्यम से उस विषय के विभिन्न पहलुओं को सामने लाना चाहिए। फीचर में कहानी को बताने का अंदाज ऐसा हो कि आपके पाठक ये महसूस करें कि खुद देख रहे हैं, सुन रहे हैं। मनोरंजन करने के साथ साथ सूचनात्मक भी होना चाहिए। फोटो, रेखांकन, ग्राफिक्स का प्रयोग करके इसको आकर्षक बनाया जा सकता है। एक अच्छा पत्रकार, लेखक बनने के लिए क्या जरूरी है कि समाचार जो लेखन की शैलियां हैं, अलग अलग शैलियों से उसको परिचित होना चाहिए। अखबार और पत्रिका में लिखते समय लेखक की शैली कैसी होनी चाहिए? भाषा सहज, सरल और रोचक होनी चाहिए। शब्द सरल, आसानी से समझ में आने वाले होने चाहिए। वाक्य छोटे और सहज होने चाहिए। भाषा को प्रभावी बनाने के लिए गैर जरूरी विशेषण, जार्गन्स, क्लिशे का प्रयोग नहीं करना चाहिए। आलंकारिक और संस्कृत निष्ठ भाषा के बजाय आम बोलचाल की मुहावरेदार भाषा का प्रयोग करना चाहिए। इसके बाद देखिए पत्र पत्रिकाओं में क्या क्या प्रकाशित होता है। समाचार, फीचर, विशेष रिपोर्ट, लेख, टिप्पणियां। स्ट्रिंगर क्या है? स्ट्रिंगर ये एक निश्चित मानदेय पर काम करने वाला पत्रकार है, अंशकालिक पत्रकार। फ्रीलांसर क्या है? ये एक स्वतंत्र पत्रकार है जो भुगतान के आधार पर अलग अलग अखबारों के लिए लिखता है। समाचार लेखन में किस शैली का प्रयोग किया जाता है? उल्टा पिरामिड शैली का। समाचार लिखते समय कितने ककारों का ध्यान रखना चाहिए? 6। पाठक का अपना स्तंभ होता है, संपादकीय नाम पत्र। ये सब वस्तुनिष्ठ प्रश्नों में आ चुके हैं। किसके जरिए अखबार किसी घटना, समस्या, मुद्दे के प्रति अपनी राय व्यक्त करता है? तो संपादकीय के जरिए। संपादकीय लिखने का दायित्व संपादक मंडल का होता है। इंट्रो में कितने ककार आते हैं? 4। अखबार का उद्देश्य है सूचना देना, जागरूक करना, शिक्षित बनाना, मनोरंजन करना। अखबार की भूमिका पहरेदार, शिक्षक, जनमत निर्माता की। पत्रकारी लेखन में कैसी भाषा शैली का प्रयोग करना चाहिए? सीधी, सरल, साफ सुथरी, आम बोलचाल की, मुहावरेदार। साक्षात्कार किसे कहते हैं? जब एक पत्रकार किसी व्यक्ति से तथ्य, उसकी राय और भावनाएं जानने के लिए सवाल पूछता तो उसे इंटरव्यू, साक्षात्कार कहते हैं। किसके जरिए अखबार के पाठक विभिन्न मुद्दों पर अपनी राय व्यक्त करते हैं? तो संपादक के नाम जो पत्र होता है इसके जरिए वो ऐसा करते हैं। अखबार की अपनी आवाज किसे माना जाता है? संपादकीय लेखन को अखबार की आवाज माना जाता है। अखबारों के लिए लिखना बहुत सहज और आसान कब होता है? जब आप उसकी लेखन प्रक्रियाओं की बारीकी से अवगत होते हैं, जानकारी रखते हैं, तब ऐसा होता है। विशेष रिपोर्ट किसे कहते हैं? समाचार पत्र में समाचारों के अलावा गहरी छानबीन, विश्लेषण और व्याख्या के आधार पर प्रकाशित होने वाली रिपोर्ट विशेष रिपोर्ट कहलाती है। फीचर किसे कहते हैं? सुव्यवस्थित, सृजनात्मक और आत्मनिष्ठ लेखन फीचर कहलाता है। उल्टा पिरामिड शैली का प्रयोग कब हुआ? अमेरिका में जब गृह युद्ध चल रहा था 19वीं सदी के मध्य में, तब ऐसा हुआ था।
विशेष रिपोर्ट के कौन कौन से प्रकार हैं? खोजी, इन डेप्थ और विवरणात्मक, 3 प्रकार हैं। संवाददाता या रिपोर्टर किसे कहते हैं? अखबारों में समाचार लिखने वाले पत्रकारों को संवाददाता या रिपोर्टर कहते हैं। कैसी भाषा होनी चाहिए? वापस आ गया है। एक फीचर को रोचक और आकर्षक आप ग्राफिक्स का प्रयोग करेंगे, रेखांकन का प्रयोग करेंगे, फोटो का प्रयोग करेंगे। फीचर का उद्देश्य क्या होता है? सूचना देना, शिक्षित करना, मनोरंजन करना। संपादकीय लेख एवं फीचर में क्या अंतर है? संपादकीय लेख संपादक की चेतना एवं गहन दृष्टि के परिचायक होते हैं। संपादकीय लिखने का दायित्व संपादक मंडल का होता है, जबकि फीचर एक सुव्यवस्थित, सृजनात्मक और आत्मनिष्ठ लेखन है। पत्रकारीय लेखन में विशेष रिपोर्ट क्या है? सामान्य समाचारों से अलग वे विशेष समाचार जो गहरी छानबीन, विश्लेषण, व्याख्या के आधार पर प्रकाशित किए जाते हैं विशेष रिपोर्ट कहलाते हैं। विशेष रिपोर्ट के कई प्रकार हैं: खोजी, इन डेप्थ, विश्लेषणात्मक, विवरणात्मक। ऑफ हेड पृष्ठ क्या है? ये संपादकीय पृष्ठ के सामने होता है जिस पर विचारपरक लेख, टिप्पणियां, स्तंभ प्रकाशित होते हैं। पत्रकारीय लेखन साहित्य और सृजनात्मक लेखन कहानी से कैसे अलग है? ये आ चुका है पहले कि पत्रकारीय लेखन का संबंध तथ्यों से है, इसका संबंध कल्पना से है। ये तात्कालिक घटना से जुड़ा हुआ है, इसमें तात्कालिक घटना का कोई स्थान नहीं है। और ये जरूरतों को ध्यान में रख करके लिखा जाता है, जबकि साहित्यिक लेखन में कभी लेखक अपनी कल्पनाशीलता के आधार पर कभी भी लिख सकता है। पत्रकार कितनी तरह के होते हैं? 3: पूर्णकालिक, अंशकालिक, फ्रीलांसर। पूर्णकालिक ये नियमित वेतनभोगी कर्मचारी होता है। अंशकालिक निश्चित मानदेय पर काम करता है। फ्रीलांसर ये भुगतान के आधार पर लिखता है और स्वतंत्र पत्रकार होता है। खोजी रिपोर्ट, इन डेप्थ रिपोर्ट में क्या अंतर है? खोजी रिपोर्ट में रिपोर्टर मौलिक सोच, छानबीन के जरिए ऐसी सूचनाएं तथा तथ्य सामने लाता है जो सार्वजनिक तौर पर पहले उपलब्ध नहीं थी। खोजी रिपोर्ट का इस्तेमाल आमतौर पर भ्रष्टाचार और गड़बड़ियों को उजागर करने में किया जाता है, जबकि इन डेप्थ रिपोर्ट में सार्वजनिक तौर पर उपलब्ध तथ्यों, सूचना और आंकड़ों की गहरी छानबीन की जाती है। इंपॉर्टेंट है ये बहुत प्रश्न। समाचार माध्यमों में किसका बहुत महत्व है? साक्षात्कार, कच्चा माल, साक्षात्कार। फीचर की सब सीमा 250 से 2000। अखबार किसी घटना, समस्या, मुद्दे के प्रति राय व्यक्त करता संपादकीय। पाठक का अपना स्तंभ संपादकीय नाम पत्र। और जब किसी संवेदनशील विषय पर किसी लेखक द्वारा विशिष्ट शैली में गहराई से विचार व्यक्त किए जाते हैं तो उसे कहते हैं स्तंभ। क्वेश्चन आंसर देखिए, 2-2 नंबर के प्रश्न आते हैं इसमें से। आर्थिक मामलों की पत्रकारिता सामान्य पत्रकारिता की तुलना में जटिल क्यों है? तो आर्थिक मामलों की पत्रकारिता सामान्य पत्रकारिता की तुलना में काफी जटिल इसलिए होती है क्योंकि आम लोगों को इसकी शब्दावलियों के बारे में या उनके मतलब के बारे में ठीक से पता नहीं होता है। इस शब्दावली को आम लोगों के समझ में आने लायक बनाना जटिल काम होता है। यानी इसमें जो है तकनीकी शब्द या जो ऐसे शब्द जो केवल उसी अर्थ क्षेत्र में शामिल होते हैं उनको समझाना बहुत बड़ी बात होती है, इसलिए ये थोड़ी जटिल होती है। विशेष लेखन क्या है? वेरी मोस्ट कर दें इसको कि विशेष लेखन यानी तकनीकी रूप से जटिल किसी खास विषय पर सामान्य लेखन से हटकर किया गया लेखन विशेष लेखन कहलाता है। डेस्क किसे कहते हैं? इंपोर्टेंट है। समाचार पत्रों और पत्रिकाओं के अलावा टीवी और रेडियो चैनलों में विशेष लेखन के लिए अलग डेस्क होता है जिस पर काम करने वाले पत्रकारों का समूह समाचारों को संपादन करके उन्हें छापने योग्य बनाते हैं। खबरें कितनी तरह की होती है? राजनीतिक, आर्थिक, अपराध, फिल्म, कृषि, कानून, विज्ञान, ये सभी तरह की खबरें होती है। मीडिया की भाषा में बीट किसे कहते हैं? ये भी वेरी मोस्ट कर दें कि संवाददाताओं के बीच काम का विभाजन आमतौर पर उनकी दिलचस्पी और ज्ञान को ध्यान में रखते हुए किया जाता है। मीडिया की भाषा में इसे बीट कहते हैं। अलग अलग क्षेत्र के लिए अलग अलग बीट मिलता है। विशेष लेखन और सामान्य लेखन के बीच बुनियादी फर्क क्या है? बुनियादी फर्क है इनका तकनीकी शब्दावली का। विशेष लेखन की भाषा और शैली कई मामलों में सामान्य लेखन से अलग होती है। बीट रिपोर्टिंग और विशेषीकृत रिपोर्टिंग में क्या अंतर है? वेरी मोस्ट कर दें इसको। बीट रिपोर्टिंग और विशेषीकृत रिपोर्टिंग में मुख्य अंतर यह है कि बीट रिपोर्टिंग के लिए संवाददाताओं को अपनी बीट से जुड़ी सामान्य खबरें अपनी जानकारी और दिलचस्पी के अनुसार लिखनी होती है, जबकि विशेषीकृत रिपोर्टिंग में सामान्य खबरों से आगे बढ़कर उस विशेष क्षेत्र या विषय से जुड़ी घटनाओं, मुद्दों और समस्याओं का बारीकी से विश्लेषण कर उनका अर्थ पाठकों को बताया जाता है। पत्रकारीय विशेषज्ञता का क्या अर्थ है? इंपॉर्टेंट है। इसका मतलब है व्यावसायिक रूप से प्रशिक्षित ना होने के बावजूद उस विषय में जानकारी और अनुभव के आधार पर अपनी समझ को इस हद तक विकसित करना कि उस विषय या क्षेत्र में घटने वाली घटनाओं, मुद्दों को
आप सहजता से बता सकें, उसकी व्याख्या कर सकें, उसके अर्थ स्पष्ट कर सकें। आप किसी भी विषय में विशेषज्ञता हासिल कैसे कर सकते हैं? आपकी रुचि होनी चाहिए, +2 स्नातक पे वो सब्जेक्ट होना चाहिए, उस विषय से संबंधित पुस्तकें खूब पढ़नी चाहिए। एक समाचार पत्र पत्रिका कब संपूर्ण लगती है? तभी संपूर्ण लगती है जब उसमें विभिन्न विषयों और क्षेत्रों के बारे में घटने वाली घटनाओं, समस्याओं, मुद्दों के बारे में नियमित रूप से जानकारी दी जाए। बीट रिपोर्टिंग, जो बीट मिली हुई है रिपोर्टर को, उससे जुड़ी सामान्य खबरें अपनी जानकारी रुचि के अनुसार लिखना, बीट रिपोर्टिंग। खेल बीट किसको सौंपी जानी चाहिए? जिसको खेल में रुचि है, जानकारी उसको दी जानी चाहिए। समाचार पत्रों में विविधता कैसे आती है? जो विभिन्न विषयों और क्षेत्रों में घटने वाली घटनाएं, समस्याएं, मुद्दों के बारे में नियमित जानकारी देंगे तो उनमें विविधता आएगी। समाचार पत्र पत्रिकाओं में विशेष लेखन के लिए कौन कौन से डेस्क होते हैं? बिजनेस डेस्क, कारोबार, व्यापार, खेल, विज्ञान, फिल्म, मनोरंजन, अपराध, ये सारे। अगर आपको आपकी रुचि खेल में है तो कौन सी डेस्क मिलेगी? खेल बीट मिलेगी। बिजनेस को बिजनेस वाले में रुचि होनी चाहिए। ये सब अब आपके एमसीक्यूज प्रश्न में आ चुके हैं। ये देखिए, रिपोर्टिंग, विशेष लेखन के तहत रिपोर्टिंग के अलावा और क्या क्या आता है? फीचर, टिप्पणी, साक्षात्कार, लेख, समीक्षा स्तंभ, ये सब आते हैं। और ये आपके उसमें आ जाएंगे, सब एमसीक्यूज में सब आ चुके हैं ये, इसलिए मैं इनको रिपीट नहीं करवा रहा हूं। ये 40वां प्रश्न जरूर आप देख लें कि सूचनाओं के स्रोत कौन कौन से हैं? मंत्रालय के सूत्र, प्रेस कॉन्फ्रेंस, विज्ञप्तियां, साक्षात्कार, सर्वे, जांच समितियां, रिपोर्ट्स, सक्रिय संस्थाएं, व्यक्ति, इंटरनेट, ये सब है। बाकी ये सब प्रश्न आ चुके हैं। 2 नंबर वाले प्रश्न देख लेते हैं, कविता के देखते हैं पहले। बहुत इंपॉर्टेंट, शुरू के जो 10 प्रश्न है बहुत इंपॉर्टेंट है कि कविता में शब्दों के महत्व प्रकाश डालिए। कविता की अनजानी दुनिया का सबसे पहला उपकरण शब्द है। शब्दों से मेलजोल कविता की पहली शर्त है। शब्दों से खेलना, शब्दों को जोड़ना, शब्दों के अंदर छिपे अर्थ को समझना। एक शब्द के अनेक अर्थ होते हैं, उन्हें जानना, शब्दों से जुड़ना, कविता की दुनिया में प्रवेश करना है। अर्थात शब्दों के खेल से शुरू हुई कविता के रचने की कहानी शब्दों की व्यवस्था तक पहुंचती है। एक शब्द के कई अर्थ होते हैं, भाव के अनुसार शब्दों का चयन कविता में बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि पहली प्राथमिकता, पहली शर्त ही शब्द है। वाक्य संरचना का ध्यान कैसे रखना कविता में? वाक्य संरचना को समझाइए, या शब्दों के पर्याय की संभावना क्यों नहीं है, ये भी इंपॉर्टेंट है। कविता में वाक्य संरचना का ध्यान रखना भी अति आवश्यक है, क्योंकि किसी पंक्ति की संरचना को बदल देने पर अर्थ भी बदल जाएगा। कविता में शब्दों के पर्याय नहीं होते हैं, इस कारण किसी अन्य शब्द का उस स्थान पर प्रयोग किए जाने से कविता के भाव या अर्थ में परिवर्तन आ जाएगा। अतः एक कवि या लेखक को इनकी जानकारी होनी चाहिए। एक शब्द के कई अर्थ होते हैं, भाव के अनुसार शब्दों का चयन कविता में बहुत ही आवश्यक होता है। कविता में बिंब और छंद क्यों आवश्यक है? बिंब विधान से आप क्या समझते हैं? वेरी वेरी मोस्ट कर लें इसको, और मान लीजिए 2025 में आपके छप गया है। बिंब और छंद कविता को इंद्रियों से पकड़ने में सहायक होते हैं। हमारे पास दुनिया को जानने का एकमात्र सरल साधन इंद्रिय ही है। बाह्य संवेदनाएं मन के स्तर पर बिंब के रूप में बदल जाती है। कुछ विशेष शब्दों को सुनकर अपने आप ही मन के भीतर कुछ चित्र उभरते हैं। ये स्मृति चित्रित शब्दों के सारे कविता में बिंब का निर्माण करते हैं। इन बिंबों के प्रयोग से ही कविता आसानी से समझ में आने योग्य बन पाती है। रसास्वादन भी होता है। छंद या आंतरिक लय को कविता का अनिवार्य तत्व क्यों कहा गया है? कविता में गेयता का गुण लय के माध्यम से आता है। कविता के आनंद के लिए रिदम और लय होना आवश्यक है। मुक्त छंद की कविता लिखने के लिए भी अर्थ के लय का निर्वाह जरूरी है। कवि को भाषा के संगीत की पहचान होनी चाहिए। छंद से आशय मात्रा गणना नहीं, बल्कि संगीतात्मकता और लयात्मकता से है। कविता में अर्थ का अपना भीतरी छंद निरंतर मौजूद रहना चाहिए। सुमित्रा नंदन पंत ने कविता के लिए चित्र भाषा पर बल क्यों दिया, ये भी इंपॉर्टेंट है। चित्रों या बिंबों का प्रभाव मन पर अधिक पड़ता है। दृश्य बिंब अधिक बोधगम्य होते हैं, क्योंकि देखी हुई हर चीज हमें प्रभावित करती है। कविता की रचना करते समय सर्वप्रथम दृश्य और श्रव्य बिंबों की संभावना तलाशनी चाहिए।
ये बिंब सभी को आकर्षित करते हैं। हमारी सारी ज्ञानेंद्रियां इसलिए ये कि हम संसार को भली भांति समझ सकें। पांचों ज्ञानेंद्रियों से 5 बिंब बनते हैं। नेत्रों से दृश्य बिंब, कानों से श्रव्य, त्वचा से स्पर्श्य, नासिका से घ्राण और जीभ से स्वाद्य। इन बिंबों के प्रयोग से ही कविता आसानी से समझ में आने वाली बन पाती है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कविता में परिवेश का क्या महत्व है, या कविता के सारे घटक परिवेश और संदर्भ से परिचालित होते हैं, कैसे? कविता का सबसे महत्वपूर्ण तत्व देश काल और वातावरण अर्थात परिवेश होता है। उसी के अनुरूप कविता के सारे घटक परिचालित होते हैं। भाषा, संरचना, बिंब, छंद आदि का चुनाव किया जाता है। प्राकृतिक परिवेश को चित्रित करने के लिए उसी के अनुरूप भाषा, बिंब आदि का चुनाव करना आवश्यक होता है। अगर परिवेश गांव का है तो कविता में ग्रामीण जनजीवन वाले तत्वों शब्दों का प्रयोग होगा। कविता में किसी शब्द को हटाकर उनका पर्याय रख देने से कविता का अर्थ बदल जाता है। जैसा परिवेश होगा वैसी कविता की भाषा शैली होगी। कविता किसे कहते हैं? साहित्य की जिस विधा में कवि अपने मन के भावों को कलात्मक और लयबद्ध तरीके से व्यक्त करता है उसे कविता कहते हैं। कविता में शैली से क्या आशय है? काव्य गठन की विशिष्ट प्रणालियां होती है, उन्हें शैली कहते हैं। शैली कविता की रचना की तरीका है। शैली से कविता का अर्थ और रूप प्रभावित होता है। वाक्य गठन विविध तरीकों से परिवेश और शब्दों का प्रयोग होता है। कविता में जीने की कला सिखाती कैसे? कविता हमें अपनी ओर खींचती है। एक अच्छी कविता को बार बार पढ़ने का मन करता है। उसे बार बार सुनने पर उसके अनुकूल हमारे अंतर्मन को सुंदर बनाकर जीने की कला सिखाती है। कविता मनुष्य में संवेदना भी जागृत करती है। अब ये सारे प्रश्न अपने एमसीक्यूज में आ चुके हैं। आलोचक क्या मानते हैं? जादू पहेली। किस परंपरा में कविता जन्मी? वाचिक परंपरा। सारी जटिलता के बावजूद कविता किसके निकट है? संवेदना के निकट। मूल में क्या है? संवेदना राग तत्व है। एक अच्छी कविता की क्या विशेषता है? बार बार पढ़ी जाने के लिए आमंत्रित करती है। कविता में किस उपकरण की मदद नहीं ली जा सकती? बाहरी उपकरण की। अनजान दुनिया का पहला उपकरण शब्द। कविता की पहली शर्त शब्दों से मेल जोल। कविता की दुनिया में प्रवेश करने के लिए क्या करना पड़ेगा? शब्दों से जुड़ना पड़ेगा। बच्चों की रचनात्मकता आकार कैसे लगती है? ये सारे प्रश्न अपने उसमें एमसीक्यूज में आ चुके हैं। ठीक है, हम ज्यादा इसमें समय नहीं खराब करेंगे और सीधे चलेंगे हम यहां पर। कविता के आवश्यक घटक कौन कौन से होते हैं? बिंब और छंद, शब्द और भाषा, परिवेश और संदर्भ, नवीन दृष्टि, प्रतिभा। ये सारे इंपॉर्टेंट है और आपको ध्यान होने चाहिए। ये कविता के घटक हैं। ठीक है, नाटक के 2 नंबर वाले प्रश्न देख लेते हैं। नाटक विधा से आप क्या समझते हैं? साहित्य की वह विधा जिसको पढ़ा, सुना और देखा जा सकता है, रंगमंच पर जिसका अभिनय किया जा सकता है, उसे नाटक कहते हैं। दृश्य काव्य के अंतर्गत आता है ये। नाटक साहित्य की अन्य विधाओं से कैसे लगे? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। साहित्य की अन्य विधाएं अपने लिखित रूप में एक निश्चित और अंतिम रूप को प्राप्त कर लेती है, वहीं नाटक अपने लिखित रूप में सिर्फ एक आयामी होता है। जब उस नाटक का मंचन होता है तब वह पूर्णता को प्राप्त करता है। जहां साहित्य की दूसरी विधाएं पढ़ने या सुनने तक सीमित होती है, वहीं नाटक पढ़ने सुनने के साथ देखा भी जा सकता है। साहित्य की दूसरी विधाओं जैसे कहानी, उपन्यास या फिर कविता को हम पढ़ते या सुनते समय बीच में रुक सकते हैं, कुछ समय बाद फिर पढ़ सकते हैं, पर नाटक के लिए ऐसा संभव नहीं है। कौन सी चीज एक सशक्त नाटक को एक कमजोर नाटक से अलग करती है? या नाटक में सब टेक्स्ट क्या होता है? संवादों का अपने आप में वर्णित या चित्रित न होकर क्रियात्मक होना, दृश्यात्मक होना और लिखे और बोले जाने वाले शब्दों से भी ज्यादा उन संवादों के पीछे नीत अनलिखे अनकहे संवादों की ओर ले जाना, जिन्हें अंग्रेजी भाषा में सब टेक्स्ट कहा गया। सब टेक्स्ट ही एक सशक्त नाटक को एक कमजोर नाटक से अलग करता है। जिस नाटक में सब टेक्स्ट की जितनी ज्यादा संभावना होगी वह नाटक उतना ही सफल होगा। सशक्त नाटक की क्या विशेषता है? उसके अंदर असंतुष्टि के भाव होते हैं। छटपटाहट, प्रतिरोध और अस्वीकार जैसे नकारात्मक तत्वों की जितनी ज्यादा उपस्थिति होगी वह नाटक उतना ही गहरा और सशक्त साबित होगा। सशक्त नाटक में संवाद वर्णित या चित्रित न होकर के क्रियात्मक, दृश्यात्मक होते हैं। एक नाटककार में सफल संपादक के गुण क्यों जरूरी हैं? क्योंकि नाटक को जब रंगमंच पर प्रस्तुत किया जाता है तब संपादक को कथ्य के अनुरूप दृश्य तैयार करने होते हैं। अगर दृश्य प्रभावी होंगे तो वे दर्शकों के मर्म को छू पाएंगे। नाटक
सहज तरीके से आगे बढ़ सकेगा। एक नाटककार को कथ्य की अच्छी जानकारी होती है, यदि नाटक का संपादन भी वही करेगा तो कुशलता पूर्वक नाटक का संचालन हो सकेगा और नाटक रोचक बन पड़ेगा। एक कुशल संपादक ही घटनाओं दृश्यों का चुनाव कर उन्हें सही क्रम में रख करके नाटक को शून्य से शिखर तक पहुंचा सकता है। वेरी वेरी मोस्ट कर दें भाई इसको तो, और ये 2025 में छाप ले आप कि नाटक को, संवाद को नाटक के प्राण क्यों कहा गया। नाटक का सबसे जरूरी और सशक्त माध्यम होता है संवाद। संवाद के बिना तो नाटक का काम ही नहीं चल सकता है। संवाद से नाटक में गतिशीलता आती है, संवाद से ही नाटक के पात्रों के चरित्र का विकास होता है। सहज संवाद दर्शकों के मर्म को छू लेते हैं, अतः नाटक के संवाद सहज स्वाभाविक और प्रवेश के अनुकूल होने चाहिए। संवाद ऐसे हो जो दर्शकों को बांध सके। कथ्य क्यों आवश्यक है नाटक में। एक नाटक के लिए कथ्य बहुत जरूरी होता है। पहले कहानी के रूप को शिल्प अथवा संरचना के भीतर पिरोना होता है। इसके लिए नाटककार को शिल्प या संरचना की समझ और जानकारी होनी चाहिए। नाटक को दृश्य काव्य माना गया, अतः उसे मंच पर मंचित होना होता है। इसलिए एक नाटककार को कुशल संपादक भी होना चाहिए। कुशल संपादक ही घटनाओं और दृश्यों का चुनाव कर उन्हें सही क्रम में रख करके नाटक को आगे बढ़ा सकता है, शून्य से शिखर तक पहुंचा सकता है। वेरी मोस्ट कर लें इसको भी कि रंगमंच प्रतिरोध का सबसे सशक्त माध्यम क्यों है। नाटक स्वयं में एक जीवंत माध्यम है। कोई भी दो चरित्र जब आपस में मिलते हैं तो विचारों के आदान प्रदान से टकराट पैदा होना स्वाभाविक है। वह कभी भी यथास्थिति को स्वीकार नहीं कर सकता, इस कारण उसमें अस्वीकार की स्थिति बराबर बनी रहती है। जिस नाटक में असंतुष्टि, छटपटाहट, प्रतिरोध और अस्वीकार जैसे नकारात्मक तत्व जितने ज्यादा होंगे वह नाटक उतना ही गहरा और सशक्त होगा। तनाव, उत्सुकता, रहस्य, रोमांच, उपसंहार, ये सब नाटक के अनिवार्य तत्व हैं। नाटक में शब्द का क्या महत्व है, ये भी इंपॉर्टेंट है। नाटक का दूसरा महत्वपूर्ण अंग है शब्द। पहला क्या था, समय का बंधन। साहित्य की दो विधाओं, कविता और नाटक के लिए शब्द का विशेष महत्व है। हमारे नाट्य शास्त्र में भी वाच्य अर्थात बोले जाने वाले शब्द को नाटक का शरीर कहा है। कहानी तथा उपन्यास में शब्दों के माध्यम से वर्णन होता है, इसलिए वर्णित या फिर नैरेटिव विधा कहलाती है। लेकिन नाटक नैरेटिव विधा नहीं है। एक नाटककार के लिए जरूरी है कि वह अधिक से अधिक संक्षिप्त और सांकेतिक भाषा का प्रयोग करे, जो अपने आप में वर्णित ना होकर के क्रियात्मक गति को उन शब्दों में दृश्य बनाने की क्षमता भरपूर हो और अपने शाब्दिक अर्थ से ज्यादा वो व्यंजना की ओर ले जाए। नाटक में समय का बंधन क्या है, इंपॉर्टेंट। समय का बंधन नाटक की मूल विशेषता है, जो नाटक की रचना पर पूरा असर डालता है। एक नाटक को शुरू से लेकर अंत तक एक निश्चित समय सीमा में पूरा होना होता है। नाटक का कथ्य भूतकाल का हो चाहे भविष्य काल का हो, फिर भी नाटककार उसे वर्तमान काल में संयोजित करता है। नाटक के मंच निर्देश हमेशा वर्तमान काल में लिखे जाते हैं, चाहे काल कोई भी हो। नाटक को एक विशेष समय में एक विशेष स्थान पर वर्तमान काल में घटित होना होता है। एक नाटक में 3 अंक होते हैं। भारत के नाट्य शास्त्र के अनुसार नाटक के प्रत्येक अंक की अवधि कम से कम 48 मिनट होती है। नाटक में चरित्र प्रस्तुतिकरण करते समय क्या ध्यान रखना चाहिए। नाटक में जो चरित्र प्रस्तुत किए जाए वे सपाट, सतही और टाइप्ड न हो। नाटक में चरित्रों के विकास में इस बात का ध्यान रखा जाना चाहिए कि वे स्थिति के अनुसार क्रिया प्रतिक्रिया को व्यक्त कर सके। नाटककार जो कुछ भी कहना चाहता है उसे वह अपने चरित्रों और उनके बीच होने वाले संवादों के द्वारा व्यक्त करता है। तो चरित्रों के संवाद सहज, स्वाभाविक और परिवेश के अनुकूल होने चाहिए। एक नाटक में संपूर्णता कब आती है, जब रंगमंच पर उसको मंचन किया जाता है, तब वो संपूर्णता प्राप्त करता है। नाटक की विशेषताएं देखिए, इंपॉर्टेंट है ये भी। पढ़ा सुना देखा जा सकता है, रंगमंच पर प्रस्तुत किया जा सकता है। दृश्य काव्य है, एक आयामी होता है, लेकिन मंचित करते हैं तो वो पूर्ण हो जाता है। मंच निर्देश हमेशा वर्तमान काल में लिखे जाते हैं। नाटक के अंग लिखे, वेरी मोस्ट है, ये भी आपको ध्यान होना चाहिए। समय का बंधन, शब्द, कथ्य, संवाद, स्वीकार अस्वीकार की भावना, पात्र पात्रों का चरित्र चित्रण और शिल्प और संरचना। फिर ये सारे प्रश्न अपने एमसीक्यूज में आ चुके हैं, आप इनको देख सकते हैं। सारे इनके एमसीक्यूज बने हुए हैं। ठीक है, और एबेसद वाले प्रश्न में ये सब शामिल हो चुके हैं। 8वां पार्ट कैसे लिखे कहानी, इसके 2 नंबर वाले प्रश्न देख रहे हैं। कहानी किसे कहते हैं
किसी घटना, पात्र या समस्या का क्रमबद्ध ब्यौरा जिसमें परिवेश होता है, द्वंद्वात्मकता होती है, कथा का क्रमिक विकास होता है, चरम उत्कर्ष का बिंदु होता है, उसे कहानी कहते हैं। कहानी संरचना के तत्व कौन कौन से हैं? कथानक, देश काल, वातावरण, स्थान, पात्र, पात्रों का चरित्र चित्रण, संवाद, द्वंद्व और क्लाइमैक्स, चरम उत्कर्ष। वेरी मोस्ट कर लें, वेरी मोस्ट कर लें इसको, 2025 में छप गया मान लो कि कथानक कहानी में द्वंद्व का क्या महत्व होता है। कहानी में द्वंद्व से अभिप्राय किसी की खोज या काम के रास्ते में आने वाली बाधा है। कहानी में दो विरोधी तत्वों का टकराव ही द्वंद्व कहलाता है। कथानक या कहानी के बुनियादी तत्वों में द्वंद्व का महत्व सबसे ज्यादा है। द्वंद्व कहानी को रोचक बनाने में और कथानक को आगे बढ़ाने में मदद करता है। द्वंद्व के माध्यम से कहानी के पात्रों के बीच संघर्ष या विरोध होता है, जिससे वे स्थितियों को सुलझाने में प्रेरित होते हैं। कथानक में द्वंद्व जितना उन्नत होगा, कहानी उतनी सफल होगी। और ये भी वेरी मोस्ट कर लें कि केंद्रीय बिंदु क्यों कहा गया कथानक को। कथानक कहानी का संक्षिप्त रूप है जिसमें प्रारंभ से अंत तक कहानी के सभी घटनाओं, पात्रों का उल्लेख होता है। कथानक कहानी का एक प्रारंभिक नक्शा होता है जिसमें 10 से 12 पंक्तियों में कहानी की रूपरेखा होती है। कथानक के 3 भाग होते हैं, प्रारंभ, मध्य, अंत। कथानक में द्वंद्व तत्व भी होता है जो कहानी को रोचक बनाता है और आगे बढ़ाता है, इसलिए कथानक को कहानी का केंद्रीय बिंदु कहा है। संवाद की कहानी में क्या भूमिका? संवाद ही कहानी को, पात्र को स्थापित करते हैं, विकसित करते हैं, कहानी को गति देते हैं, आगे बढ़ाते हैं। संवाद के बिना पात्र की कल्पना मुश्किल है। कहानी में पात्रों के संवाद बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। संवाद जो होते हैं छोटे स्वाभाविक उद्देश्य के अनुरूप होने चाहिए। जो घटना या प्रतिक्रिया कहानीकार होती हुई नहीं देखा सकता, उसे वह संवादों के माध्यम से सामने लाता है। कहानी में संवाद पात्रों के स्वभाव और उनकी पृष्ठभूमि के अनुकूल होने चाहिए। प्राचीन काल में मौखिक कहानी क्यों लोकप्रिय थी? क्योंकि इससे बड़ा संचार का कोई माध्यम नहीं था। धर्म प्रचारक भी अपने सिद्धांतों और अपने विचारों को जन जन तक पहुंचाने के लिए कहानियों का प्रयोग करते थे। कहानी के माध्यम से कोई भी विचार अधिक से अधिक जनसमूह तक पहुंच सकता है, थोड़ा रुचिकर भी होता है। कल्पना का क्या महत्व है? कथाकार कल्पना द्वारा कहानी को विस्तार देता है। मानव स्वभाव का एक गुण कल्पना भी है। सच्ची घटना पर आधारित कहानी सुनाते सुनाते उसमें कल्पना को जोड़ा जाने लगा, क्योंकि प्राय मनुष्य वही सुनना चाहता है जो उसे पसंद है। कल्पना द्वारा कहानी के किसी पात्र के गुणों का बखान कहानीकार करता है। जो कथानक 10-12 पंक्तियों में होता है, कहानीकार उसे कल्पना का मिश्रण करके उसको विस्तार देता है और अच्छी कहानी लिख पाता है। वेरी वेरी मोस्ट कर लें इसको भी 2025 में कि कहानी में चरम उत्कर्ष जो क्लाइमैक्स है वो क्या है। कथानक के अनुसार कहानी चरम उत्कर्ष क्लाइमैक्स की ओर बढ़ती है। कहानीकार को चरम उत्कर्ष का चित्रण बहुत ध्यान पूर्वक करना चाहिए, और ये चरम उत्कर्ष कब आता? अंत में, कहानी के अंत में, क्योंकि अनावश्यक अभिव्यक्ति चरम उत्कर्ष को कम कर सकती है। कहानीकार को उद्देश्य पर ज्यादा जोर देकर कहानी को भाषण में नहीं बदलना चाहिए। अतः अच्छा चरम उत्कर्ष पाठक को स्वयं सोचने के लिए और लेखक के पक्ष में आने के लिए वो प्रेरित करता है। कहानीकार पात्रों का चरित्र चित्रण कैसे करता है? तो सबसे सरल तरीका तो है कहानीकार द्वारा पात्रों के गुणों का बखान करना, लेकिन ये तरीका प्रभावहीन और आउटडेटेड है। पात्रों का चरित्र चित्रण उनके क्रियाकलापों, संवादों और दूसरे लोगों द्वारा बोले गए संवादों के माध्यम से ही प्रभावशाली होता है। पात्रों का चरित्र चित्रण पात्रों की अभिरुचि के माध्यम से भी होता है। कहानी में पात्रों की क्या भूमिका होती है? कहानी में पात्रों का विशेष स्थान होता है। पात्रों के संवाद से ही कथानक आगे बढ़ता है। हर पात्र का अपना स्वरूप, स्वभाव और उद्देश्य होता है। कहानी में पात्र विकसित भी होते हैं और अपना स्वरूप भी बदलते हैं। स्वरूप स्पष्ट होने पर कहानीकार आसानी से उनका चरित्र चित्रण कर सकेगा, उनके अनुकूल संवादों को लिख सकेगा। पात्रों का अध्ययन कहानी की एक महत्वपूर्ण और बुनियादी शर्त है। देश काल वातावरण क्या करता है? ये कहानी को प्रामाणिक बनाता है, विश्वसनीय बनाता है, प्रामाणिक बनाता है। तो हर कहानी में घटना, पात्र, समस्या और अपना देश काल और स्थान होता है। कथानक का स्वरूप बन जाने के बाद कहानीकार कथानक के देश काल और स्थान को समझता है, और ये प्रामाणिक और रोचक बनाने के लिए जरूरी है। कहानी लिखने के विषय क्या क्या है? देखिए, घटना प्रधान, युद्ध, प्रेम, प्रतिशोध, किस्से वाली कहानियां, ऐतिहासिक, पौराणिक, वातावरण प्रधान, चरित्र प्रधान, भाव प्रधान, मनोविश्लेषणात्मक, ये सब कहानियां हैं। फिर यहां से जो आपके प्रश्न है वो एमसीक्यूज में शामिल हो चुके हैं।
ये सारे प्रश्न जो हैं एमसीक्यू जो अभय सद्य वाले प्रश्न है उसमें शामिल हो गए हैं, इसलिए अपने को ज़्यादा इनका वर्णन नहीं करना है। ये सारे प्रश्न आपके एमसीक्यूज में मिल जाएंगे।